हेलो मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, कैसे हो आप लोग। सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छी से। अब हम लोग कल के क्लास में जो हमने सॉल्यूशन का पहला लेक्चर किया, उसमें हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो उसमें हमने एक चीज कंक्लूड किया कि हर सॉल्यूशन में डिफरेंस दो कारणों से होती है मेनली। क्या क्या? तो एक होती है कंपोनेंट्स के कारण से कि कंपोनेंट्स क्या है और कैसे कंपोनेंट्स है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, नहीं है। अब देखो एक बात कि इस चैप्टर में एक बात तो ख्याल रखना कि इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन की बात नहीं करने वाले हैं। इस चैप्टर में लोग बात करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस और उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है वो इस चैप्टर में हमें करनी है। क्लियर है? लिक्विड सॉल्यूशन में तीन प्रकार के आते हैं। एक लिक्विड में सॉलिड मिला दो, ठीक है, एक लिक्विड में गैस मिला दो, या एक लिक्विड में लिक्विड मिला दो। ठीक है, तो तीन टाइप्स के लिक्विड सॉल्यूशन बन सकते हैं। हम लोगों को इन्हीं तीनों टाइप्स की स्टडी करनी है इस चैप्टर में। ठीक है, अब क्या है कि सॉल्यूशन में जो मेन डिफरेंस आता है वो किसके कारण से, कि दो सॉल्यूशन डिफर आपस में कैसे होते हैं। तो एक तो कंपोनेंट्स के कारण से कि कंपोनेंट्स क्या है और कैसा है, और दूसरा उनमें प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होती है उनके अमाउंट के कारण से। ठीक है, जैसे कि कोई डाइल्यूट होता है, कोई कंसंट्रेटेड होता है, कोई ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, कोई कुछ होता है। तो मेजर यहाँ पर मेजर बात ये आती है, इस चैप्टर की टॉपिक आती है कंसंट्रेशन टर्म। दैट मीन्स ये है कि अगर सॉल्यूशन को कंपेयर करना है कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा कितना कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेशन के लिए मेजरमेंट के लिए एक टर्म चाहिए। जो मेजरिंग टर्म्स होते हैं वो टर्म तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको पता नहीं होता कि मास क्या होता है, तो कैसे आप दोनों के मास को कंपेयर करते, कैसे दोनों कंपेयर करते कि अच्छा ये बहुत भारी है, ये तो और भारी है, अरे द ग्रेट खली तो और भी भारी है भाई, और भारी और भारी और भारी, कितना भारी। तो मतलब ये होता है, अब मान लो कि बड़ा साइज की बात करते हैं, ये रूम छोटा है, ये रूम बड़ा है, ये रूम और बड़ा है, ये और बड़ा है। तो ये और चलते रहता अगर कोई मेजरिंग स्केल नहीं होता तो। ठीक है, तो इसीलिए मेजरमेंट हमेशा जरूरी होता है, मेजरमेंट के बिना साइंस नहीं है। तो कंसंट्रेशन भी अगर हम बात करेंगे तो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, और उनके मेजरमेंट को ही हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं अभी के टॉपिक से, जिस पर कि ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि जेई या नीट में पूछे गए होंगे, वो भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कॉपी कलम लेकर के हो जाओ तैयार, क्योंकि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म। स्टार्ट करते हैं हम लोग, और मेरे साथ हेडलाइन आप लोग को देना है, लिखना है कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन का बेसिक अर्थ क्या होता है, तो यहां बेसिक अर्थ होता है अमाउंट। कंसंट्रेशन का बेसिक अर्थ यहां पर क्या है, अमाउंट है। आपको अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी अमाउंट को बतलाना है आपको। ठीक है ना। अब देखो कंसंट्रेशन जो किसी भी सॉल्यूशन का होता है वो क्या करते हैं, वो डिपेंड इस बात पर नहीं करता कि आप सॉल्यूशन इतना ले रहे हो या इतना ले रहे हो। जस्ट एग्जांपल ले लो यहाँ पर कि अगर आप एक गिलास शरबत बनाओ जो कि एक प्योर सॉल्यूशन हो सपोज, ठीक है, तो उस गिलास से अगर एक बूंद तुम उस गिलास से शरबत ले लोगे ना, तो उसकी भी वही मिठास होगी, उसमें वही कंपोजिशन होगा, वही परसेंटेज होगा जो परसेंटेज क्या है उस पूरे गिलास वाले शरबत में होगा। दैट मीन्स ये हो गया कि भले दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन उन दोनों में जो अमाउंट यानी परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स है वो दोनों का बिल्कुल सेम होगा, अगर वो रियल सॉल्यूशन है तो। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन कभी भी डिपेंड इस बात पर नहीं करता है कि आप एक छोटी सी क्वांटिटी ले रहे हो कि आप बल्क की बात कर रहे हो। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन का बहुत सारा यूज है भाई। अब देखो जिस प्रकार से हम लोग ग्राम किलोग्राम का यूज करते हैं ना, उसी प्रकार से बहुत सारे टर्म्स में कंसंट्रेशन का यूज किया जाता है। हम एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं ना कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसी केमिकल रिएक्शन
का एक्सपेरिमेंट जब लैब में हो रहा होता है तो लैब में एक्सपेरिमेंट एक छोटे से स्केल में होता है, टेस्ट ट्यूब वगैरह में होता है, और वही एक्सपेरिमेंट वही रिसर्च पर जब वही केमिकल इंडस्ट्रीज में बनता है तो फॉर्मूला और कंपोजिशन वही होता है, लेकिन वहां हजारों लीटर में बनते हैं। ठीक है, एक बड़े से कंटेनर में वहां पर वही रिएक्शन होती है। तो क्या है कि अगर वहां पर कोई लॉ मान लो बनाया कि 5 ग्राम में 5 ग्राम रिएक्शन, कभी भी अगर मान लो रिएक्शन में कंसंट्रेशन को ग्राम किलोग्राम में अगर मेजर करते तो वो 5 ग्राम के लिए कुछ अलग सा नियम निकलता और वो 5 किलोग्राम या 50,000 किलोग्राम के लिए बहुत अलग नियम निकलता। लेकिन जो है अगर हम कंसंट्रेशन पर कोई फिक्स लॉ बना ले, अगर मान लो कि यहाँ पर 1 मोल पर लीटर मोलारिटी का कंसंट्रेशन टर्म है, उतने लेकर के उस कंसंट्रेशन वाले कोई केमिकल को लेकर के एक्सपेरिमेंट होता है और वो सक्सेस हो जाता है, तो लैब बड़े से इंडस्ट्रीज में भी जब वो रिएक्शन होगा तो भले वो कितनों लीटर का क्यों ना रहे रिएक्शन हो, लेकिन वहां पर भी कंसंट्रेशन वही 1 मोल पर लीटर लिया जाएगा। यानी कंसंट्रेशन कभी भी डिपेंड इस बात पर नहीं करता है कि आप इतना ले रहे हो या इतना ले रहे हो। इतना का भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो सकता है और एक पूरे टैंकर का भी कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, 1 मोल पर लीटर हो सकता है। तो कंसंट्रेशन का बहुत ही ज्यादा यूज है केमिकल रिएक्शंस में। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो वहां कंसंट्रेशन को जो है वो कहते हैं इसी टर्म्स में, एवरेज टर्म्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब एवरेज टर्म्स होते हैं। परसेंटेज पढ़े हो ना, परसेंटेज जिस प्रकार से क्या होता है, इसका आधा करोगे तो 50%, किसी बड़े चीज का आधा कर दो तो 50% है ना, इस बोर्ड का आधा कर दो तो वो 50% है। 50% कभी भी अगर मान लो तुमको कहा जाए कि तुम्हें 50% मार्क्स मिले हैं तो वहां क्लियर इस बात का कभी नहीं होगा कि तुमको कितना मार्क्स मिला है, जब तक कि टोटल मार्क्स पता ना हो हम लोगों को, है कि नहीं? बात सही है ना? यही बात है कि जो भी परसेंटेज या कंसंट्रेशन जो भी होता है वो एक एवरेज वैल्यू बतलाता है, वो कभी किसी भी चीज की रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वही बात है, हम लोग एवरेज कंसंट्रेशन टर्म सीख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कंसंट्रेशन का मतलब क्या समझे, अमाउंट प्रेडिक्ट करना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में प्रेजेंट पार्टिकल्स के अमाउंट को प्रेडिक्ट करना, उसके एवरेज अमाउंट को बतलाना, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर बोलते हैं। ये कई सारे टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, जैसे कि मास को आप लोग ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, कई सारे यूनिट्स में आप कन्वर्ट करते हो ना, टन में करते हो, तो सभी में क्या होता है कि सभी का फॉर्मूला अलग अलग ढंग का होता है कि नहीं है? उसी प्रकार से यहाँ जैसे मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड, स्पीड का ये सब टर्म है, तो सभी अलग अलग यूनिट्स में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे किसी स्पीड को, तब आपका वहां पर स्पीड का फॉर्मूला में क्या होगा, कभी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, कभी डिवाइड होगा, कभी कुछ भी होगा, है ना? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला आपको तैयार होते जाएगा अलग अलग यूनिट पर। जस्ट यही बात है कि कंसंट्रेशन तो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन का ही, लेकिन अलग अलग यूनिट्स पर पढ़ेंगे, अलग अलग टर्म्स में पढ़ेंगे, तो फॉर्मूला भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है? कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड होगा, कुछ कंसंट्रेशन टर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग ढंग का होगा, लेकिन हम लोग कंसंट्रेशन पता करेंगे सॉल्यूशन का ही। हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन हम लोग कई सारे तरीके से पता कर सकते हैं, कई सारे टर्म्स में पता कर सकते हैं, आपको वहां पर वैल्यूज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या हम लोग करने वाले हैं बाबू, तो अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेडिक्ट करने वाले हैं। प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकल्स की जो अमाउंट का प्रेडिक्शन होगा, वही कंसंट्रेशन टर्म हम लोग उसी को बोलते हैं। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग वही काम करने वाले हैं। अब देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स में जो भी चीज पढ़ाई होगी, ये सभी 11th क्लास के मूल कंसेप्ट से ही लिया गया है। ठीक है ना? अगर आप पढ़े हो तो स्किप कर सकते हो, नहीं पढ़े हो तो यहाँ स्टार्टिंग से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन आंसर भी आपसे करवाने वाले हैं। ठीक है? इसमें पढ़ना कितना कितना टर्म्स है उसकी बात अगर हम लोग करें तो यहां पर देखोगे, पहला हम लोग पढ़ेंगे बाबू मास परसेंट, मास परसेंट। दूसरा होगा हमारा वॉल्यूम परसेंट। तीसरा होगा हमारा मास वॉल्यूम परसेंट। चौथा हम लोग ले लेंगे मोल परसेंट। ये सभी एक जैसे हैं, ठीक है ना? पांचवा हम लोग लेंगे यहां पर मोल कंसेप्ट की बात करें
तो मोलैरिटी। छठा हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी। सातवां पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मेलिटी। आठवां पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेलिटी। नौवां पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये सब एक जैसे हैं। और 10वां हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में इसको पीपीएम कह सकते हैं। 11वां पीपीबी पढ़ेंगे, पार्ट्स पर बिलियन। उसी तरह पार्ट्स पर ट्रिलियन पीपीटी भी हो सकता है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उतना क्या करोगे पढ़ करके, ठीक है, काफी है। तो ध्यान दो यहाँ पर ये दोनों इनसे रिलेटेड है और ये पांचों जो है अपने आप में अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, अब ध्यान दो कि यहाँ पर इसमें कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है, जैसे कि आप देखोगे कुछ टर्म्स ऐसे हैं, जैसे यहाँ मास परसेंटेज, मास पर रिलेशन, मास से रिलेटेड है। वॉल्यूम परसेंटेज है तो वॉल्यूम से रिलेटेड है। या मास वॉल्यूम परसेंटेज है तो मास और वॉल्यूम दोनों से रिलेटेड है। मोल में तो भाई मास की ही यूज होती है, वॉल्यूम की तो यूज होती नहीं है। मोलैरिटी वॉल्यूम से रिलेटेड है। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम से रिलेटेड है। फॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम से रिलेटेड है। फिर ये दोनों वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है और ये भी वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है। हाँ, इसमें भी वॉल्यूम से रिलेशन ले सकते हैं, आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि मास पर डिपेंडेंट है, कुछ टर्म्स ऐसे हैं सम आर मास डिपेंडेंट और सम आर वॉल्यूम डिपेंडेंट। अब बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो बात यहां पर ये है कि जो मास डिपेंडेंट होते हैं, जो केवल मास पर डिपेंड करते हैं, उसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है। तुम कहोगे ना कि सर आप जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं वो कंसंट्रेशन आप हाई टेम्परेचर पर ले रहे हैं कि लो टेम्परेचर पर ले रहे हैं, सॉल्यूशन ठंडा है तो कंसंट्रेशन आप बता रहे हैं या गर्म है तो बता रहे हैं। तो बाबू देखो, इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर कुछ भी रख लो उस सॉल्यूशन का वो फिक्स रहता है, और कुछ कंसंट्रेशन टर्म ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर के बदलते रहने पर वो चीज भी बदलते रहता है। अब देखो ये क्या होता है, जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं, तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों की वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, एक्सपेंड करता है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, किसी चीज का फैलने लगता है। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए टेम्परेचर जब भी सॉल्यूशन का चेंज होगा तो वॉल्यूम बदलेगा, और जो भी इन सब में वॉल्यूम डिपेंडेंट है उनके वैल्यूज भी क्या होंगे, बदल जाएंगे। सॉल्यूशन तो एक ही रहेगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इनके मान जो आएंगे वो भी क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ठीक है ना, वही जो मास डिपेंडेंट है उसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। आप टेम्परेचर कुछ भी रखो, 20 डिग्री सेल्सियस, 25, 50, 100 कुछ भी रख दोगे, उस सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी उसके लिए फिक्स रहेगा, नहीं बदलेगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब बारी बारी से पढ़े। ये दो बात तो आप समझ गए, यानी कि जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा वो टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा, जो वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं होगा उस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पढ़ लिया आपने। अब यहाँ पर क्या है कि हमें 11 टर्म्स है कंसंट्रेशन को जानने के लिए, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए इन 11 टर्म्स को हमको सिर्फ देखना है, पढ़ना है, समझना है और सीखना है। कई सारे सवाल करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, सब कुछ करना है। तो प्यारे बच्चों आप भी इसको नोट कर लो, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हम इरेज करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने परसेंटेज वाले टर्म को। परसेंटेज वाले टर्म्स में से हम अगर 2-3 पढ़ा देंगे, एक ही पढ़ा देंगे, तो आप लोग सबके बारे में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। परसेंटेज तो आप लोग बचपन से ही निकालते हुए आ रहे हो। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दे, हम लोग कर रहे हैं इरेज। ठीक है, अब यहां पर मास परसेंटेज को लेकर चलना है, मास परसेंटेज। ठीक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, और हालांकि हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना वही बहुत मजेदार है, और वैसे भी 12th की केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है कहाँ जी, यही 4 चैप्टर तो न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। स्टार्टिंग का जो 4 चैप्टर है वो न्यूमेरिकल से भरा हुआ रहता है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स। फिर तो अब थ्योरी ही थ्योरी है, तो फिर इसलिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, बढ़िया से मेहनत करते जाओ, बस एकदम
मजे से इन चार चैप्टर कवर कर लो, फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला बात करते हैं हम लोग मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज को हम लोग मास मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं। इसको m/m लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल आपको कैसा कैसा लिखा हुआ मिलेगा, 10% मास बाय मास, 10% मास बाय मास m/m लिखा हुआ रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हो गया, एक्वस मतलब तो वाटर होता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन हो जिसमें कि पानी में घुला हुआ हो NaOH, ठीक है, पानी में क्या घुला हुआ हो, NaOH घुला हुआ हो, और 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब ये हो गया अगर पूरा सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम का है, 100 ग्राम समझो यहाँ पर 100 ग्राम मास है, तो ग्राम में लिए हैं, किलोग्राम में लेना है, जो भी लेना है तो ग्राम में, स्टैंडर्ड ग्राम में ही लेते हैं हम लोग, किलोग्राम में तो लेते नहीं है। ठीक है, तो मास यहाँ पर अगर पूरे सॉल्यूशन का 100 ग्राम है तो इसमें NaOH की क्वांटिटी जो है वो कितनी ग्राम है, 10 ग्राम है। यानी कि आपको टोटल सॉल्यूशन का भी मास लेना है, मास परसेंटेज में गिवन का भी मास लेना है और टोटल का भी क्या लेना है, मास लेना है। यानी कि जो हमारे पास यहाँ दो कंपोनेंट है, H2O है और NaOH है, तो ये दो पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है ना। दोनों के ही अगर हम लोग मास परसेंटेज की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका भी मास लेना है और टोटल सॉल्यूशन का भी मास लेना है। यहाँ पर जो दो m लिखे हुए रहते हैं, याद रखिएगा, ये m होता है गिवन के लिए, यानी कि जो कंपोनेंट की बात चल रही है, और ये m होता है टोटल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यानी कि 10% मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मींस, ये बार बार काम देगा, इसलिए यार इसको जो ना लिख ही लोगे अच्छे से, क्योंकि ये चीज बार बार लिखना पड़ेगा एनसीईआरटी या और भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, वैसे तो अगर मान लो कि हम लोग रफली ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे होते तो लैंग्वेज लिखने को जरूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव अगर न्यूमेरिकल मिलता है वहां पर सॉल्व करते हो तो वहां पर आपको न्यूमेरिकल कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव में दिया न्यूमेरिकल बनाने के लिए और वहां पर मनी मन एकदम गोल लगा करके आंसर 2 लाइन में ला दिए, चले आए आराम से, तो वहां पर मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव के लिए लैंग्वेज छोड़ो, कॉन्सेप्ट ट्रिक पकड़ो, और सब्जेक्टिव के लिए आंसर को एक्सप्रेस या उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, मींस 10 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स तुमसे पूछे कि पानी बताओ कितना होगा, तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 10 ग्राम NaOH है, तो डेफिनेटली 90 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, अब ध्यान दो कि मास परसेंटेज होता क्या है। तो बेसिकली मास परसेंट ये एक्सप्रेस करता है द टोटल मास ऑफ गिवन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। यानी कि 100 ग्राम के किसी सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन तुम्हारा 100 ग्राम का हो, 200 का हो, 1000 का हो, कुछ का भी हो, परसेंटेज कितना में निकलता है, 100 में निकलता है। आपका एग्जाम 10 मार्क्स का क्यों ना हुआ हो, चाहे 500 मार्क्स का क्यों ना हुआ हो, परसेंटेज कितना में बतलाएगा आपको, 100 में बतलाएगा। ठीक है, जस्ट यही बात है कि 100 ग्राम के टोटल सॉल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट, यानी जो कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कंपोनेंट का जितना मास होगा उसे हम लोग उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज बोलेंगे, इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट। आपको कि सर ये लिखा क्यों रहे हैं, तो बाबू यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहां पर केवल समझाया जाता है, तो अगर आप फास्ट तरीके से पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ बेसिक काम क्या है कि हम नोट्स के साथ करवाते रहे, यानी कि जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ाई होती है उस तरह से हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, पीरियड वाइज क्लास ले रहे हैं, वीडियोस के नंबर्स ज्यादा हो जाए,
वो बेहतर है मेरे लिए। हम यहाँ पर जो है आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो लेने वाली नहीं है, बस क्लास वाली फील आती रहे। एक पीरियड का क्लास होगा पर डे, आपको अच्छे से एकदम सिलेबस अंत तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो कि यहाँ पर ये मास परसेंटेज का डेफिनेशन हो गया। अगर बेसिकली फॉर्मूला लिखे तो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, जिस चीज का परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका तुम मास ले लो, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, करते हैं ना, इनटू क्या कर देते हैं हम लोग लास्ट में 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, यही परसेंटेज में आता है रिजल्ट किस चीज का, मास परसेंटेज का। सिमिलरली यहाँ अगर वॉल्यूम होता तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन कंपोनेंट, वॉल्यूम होगा तो किस में होगा, मिलीलीटर में होगा, लीटर में होगा। तो पूरे किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, वहां पर मास के बजाय किसकी बात की जाएगी, वॉल्यूम की बात की जाएगी। उसे हम लोग वॉल्यूम परसेंट बोलेंगे, उस सॉल्यूशन का हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंट उसको कहा जाएगा। और वहां फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये बन जाएगा वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत। वही अगर मास वॉल्यूम परसेंट रहेगा तो मास वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, एम भी परसेंटेज में, देखो गौर से, देखो एक हो गया एम बाय एम, एक हो गया एम बाय भी, एक हो गया भी बाय भी। ये गिवन के लिए होता है जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, और ये टोटल के लिए होता है। तो दोनों ही केस में गिवन का भी, यानी कि गिवन कंपोनेंट का मास दिया हुआ है और पूरे सॉल्यूशन का भी मास दिया हुआ है, तो मास परसेंटेज के रूप में कंसंट्रेशन टर्म निकलेगा हमारा। और अगर पूछे गिवन कंपोनेंट का मास दिया हुआ रहे और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ रहे, यानी कि मास ऑफ गिवन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर टोटल सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया हुआ रहे लेकिन गिवन का क्या दिया हुआ रहे, मास दिया हुआ रहे, तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन मास वॉल्यूम परसेंटेज में आएगा, एम भी परसेंटेज में आएगा। अगर यहाँ पे एम बाय मान लो कि दिया हुआ है, किसी सॉल्यूशन में NaOH प्रेजेंट है 10%, एम बाय भी लिखा हुआ है, तो क्या बोलोगे, एम बाय भी का मतलब हो गया कि टोटल सॉल्यूशन अगर 100 मिलीलीटर है तो वहां 10 ग्राम NaOH है, यानी कि NaOH का ग्राम में लिए 10 ग्राम और टोटल सॉल्यूशन क्या लिए 100 मिलीलीटर लिए, क्योंकि वहां एम बाय भी परसेंटेज था, यानी टोटल का वॉल्यूम लिया है, गिवन का मास लिया है। और वही बी बाय भी क्या हो गया, गिवन का भी वॉल्यूम और टोटल का भी वॉल्यूम लेना है। अगर आपको 10% बी बाय भी दिया हुआ है, मतलब ये हो गया कि 100 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में 10 मिलीलीटर NaOH घुला हुआ है। इस तरह से हम लोग तीनों चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉर्मूला भी आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पर हम लोग सवाल कर लेते हैं, सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल सब रहता है। फिलहाल आपने इसको नोट किया है अच्छे से, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो इसका, जब भी थ्योरी कंप्लीट होता है स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और बेहतर तो यही होगा कि कॉपी कलम अपने पास में रखो, थोड़ा देर वीडियो पॉज करो और आराम से नोट कर लो, ठीक है। अगर आप इसको स्टार्टिंग में प्रीमियरिंग देख रहे हो वीडियो का तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे छूट गया है तो आप जो है वीडियो के अपलोड होने का थोड़ा वेट करो, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी ये वीडियो अपने आप अपलोड हो जाएगी और तुरंत ही तुम वहां से बाद में फिर नोट कर सकते हो, ठीक है। याद रखोगे क्लासेस वीडियोस तभी देखो निकाल करके जब तुम्हारे पास टाइम फ्री हो, ये नहीं कि आराम से सो के देख रहे हैं, एकदम जो है बिछावन में घुस गए हैं, पंखा चला दिए, एकदम खूब आराम से देख रहे हैं। जहां बॉडी को आराम मिला वहां पढ़ाई नहीं होगी, याद रखिएगा इस चीज को हमेशा, ठीक है। जब तक कष्ट नहीं होता है तो पढ़ाई नहीं होती है, विदाउट कष्ट नो पढ़ाई, ठीक है। जो भी है उतना नहीं हम समझते, लेकिन फिर भी बतला रहे हैं आपको कि कष्ट होना जरूरी है। आपके माइंड में मैसेज किसे जाएगा कि हम जो इतना कष्ट झेल रहे हैं पढ़ाई के लिए झेल रहे हैं, ठीक है ना। कष्ट नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी बाबू, आराम अगर मिला बॉडी को तो नींद ही नसीब होगा, पढ़ाई या ज्ञान नसीब नहीं होगा, ठीक है। कमेंट बताना कि सही बात बोले हैं गलत बात बोले हैं, पता नहीं तुम लोगों को सही गलत भी लगता होगा, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, आपको मास परसेंटेज निकालना है, फाइंड मास परसेंटेज किसका, तो ए नंबर में मास परसेंटेज ऑफ, मान लो कि यहां पर निकालना है क्या करते हैं, ऑफ करके डैश दे दिए, पहला है NaOH का निकालना है। इफ 10 ग्राम NaOH is present या is
dissolved is dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 50 ग्राम ऑफ वाटर। दूसरा है फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इफ 60 ग्राम ऑफ glucose is present in 40 ग्राम 140 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों सवाल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहला सवाल में क्या है कि हम लोगों को यहां पर वाटर दिया हुआ है और उस वाटर में 50 ग्राम वाटर में 10 ग्राम NaOH घुला रहे हैं। तो अगर हम पहली बात करें तो 50 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम NaOH है, तो टोटल सॉल्यूशन जो बनेगा वो कितना ग्राम का बनेगा? 60 ग्राम का बनेगा। बोलो हाँ या ना? बन जाएगा ना। अब पूछता है NaOH का मास परसेंटेज क्या होगा। तो जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास को रखना है आपको ऊपर। तो NaOH का मास क्या है? 10 है। बाई टोटल मास कितना हो गया सॉल्यूशन का? 60 हो गया। मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये खत्म हो गया। सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? 100/6 हो गया या 50/3 हो गया। 50/3 करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16×3 = 48 हो जाएगा, 6×7 हो जाएगा। ये इतना हो गया। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज आ गया किसका? NaOH का आ गया। जब NaOH 16.67% है तो वाटर का परसेंटेज क्या होगा इसमें? तो दोनों मिलाकर के 100% होगा। इसमें से हम 100 में से ये घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? वो वाटर का परसेंटेज आ जाएगा। अगली बात करें बी नंबर की, तो क्या है बी में? आपको यहाँ पर अलग अलग नहीं दिया हुआ है। बी में क्या कर रहा है? डायरेक्ट 60 ग्राम ग्लूकोज है जो कि 140 के सॉल्यूशन में घुला हुआ है। ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें 60 ग्राम ग्लूकोज है, 140 का सॉल्यूशन है। तो डेफिनेटली वाटर कितना होगा? यहाँ पर 140 - 60 कर देंगे, 80 क्या होगा? वाटर होगा। लेकिन उससे कोई मतलब हमको है नहीं क्योंकि हमको ग्लूकोज का मास परसेंटेज निकालने बोला है। तो यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज डायरेक्ट लेंगे। मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पर डायरेक्ट ग्लूकोज का मास 60 है, टोटल सॉल्यूशन 140 है, इंटू कर देंगे 100 से, ये खत्म हो गया। तो आराम से 600/14 हो गया। ये जो भी आएगा वो परसेंटेज किसका हो गया? यहाँ पर ग्लूकोज का परसेंटेज हो गया। और 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो उसमें प्रेजेंट जो पानी होगा उसका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ तक तो बेसिक सवाल हो गया। चलिए इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग आगे के कुछ सवाल की बात और भी करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने? फटाफट नोट करते जाना है एकदम। ठीक है, ठीक है। इसी आधार पर हम लोग कर ले वॉल्यूम वाला सवाल। ठीक है, कर लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज वाला। तो सी नंबर का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ सॉल्यूशन ऑफ 10% V/V ethanol in water if water is given as 60 ml, then find the volume of ethanol। ठीक है, कहता है इस बार उल्टा है। इस बार जो ना, जैसे कि मास परसेंट आपको निकालने बोले थे, इस बार जो है मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट सेम निकलेगा। इस बार क्या कम कर दिए हम, वॉल्यूम परसेंट का सवाल भी लिए और उल्टे वॉल्यूम परसेंट हम पहले से दे दिए हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम परसेंट पहले से दिया हुआ और फिर कह रहा है यहाँ पर कि अगर हमारा सॉल्यूशन में इथेनॉल और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें इथेनॉल का परसेंटेज जो है वो 10% V/V है। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 का सॉल्यूशन है तो 10 उसमें क्या है, 10 मिलीलीटर क्या है हमारा? इथेनॉल है। ठीक है,
100 मिलीलीटर के पूरे सॉल्यूशन में 10 मिलीलीटर क्या है, इथेनॉल है। अब कहता है कि अगर वाटर उसमें 60 मिलीलीटर है तो बताइए अल्कोहल का यानी इथेनॉल का वॉल्यूम क्या है, ये बतलाना है। तो भैया हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 में 10 इथेनॉल है तो एक में कितना होगा, तो एक देखो यहाँ पर 100 में कितना है, 10 इथेनॉल है तो एक में 10/100 हो जाएगा। और 60 क्या कहते हैं 100 में नहीं, यहाँ 100 में बात नहीं करना है। तो 100 का सॉल्यूशन है तो उसमें 10 इथेनॉल है, मतलब 90 क्या होगा, वाटर होगा। 90 मिलीलीटर क्या होगा, वाटर होगा। यानी कि अब इसकी बात अगर करें तो देखो जरा सा यहाँ पर 90 मिलीलीटर पानी है तब 10 मिलीलीटर क्या है, उसमें इथेनॉल है। 10% तो यही कह रहा है ना। तो 90 मिलीलीटर पानी के साथ 10 मिलीलीटर इथेनॉल है तो 1 मिलीलीटर पानी के साथ क्या होगा, 10/90 मिलीलीटर इथेनॉल होगा। और वही 60 मिलीलीटर पानी के साथ कितना इथेनॉल होगा, 10/90 गुना 60। आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फट से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3 से कट गया 20 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया क्या कहते हैं 6.67। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा, ये ml में आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि 90 मिलीलीटर में जो है 10 मिलीलीटर हमारा अल्कोहल है, 60 मिलीलीटर पानी के साथ कितना होगा, तो 6.67 मिलीलीटर हमारा अल्कोहल प्रेजेंट होगा। यानी बेसिकली करना क्या है आपको, इस 10% को सॉल्व किया हमने, 10% को सॉल्व करके अपने आप समझ में आ गया कि कैसा मेथड यूज करके हम लोगों को अल्कोहल का इथेनॉल का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो ये सब बेसिक सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। लाइक एनसीईआरटी का सवाल क्या क्या है कि एक सॉल्यूशन है बेंजीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ है, CCl4 के साथ है, जिसमें कि 22 ग्राम बेंजीन जो है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो बताइए वहां पर बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का ही मास परसेंटेज क्या है। तो 22 और 122 को मिला दिए तो 144 हो गया। अब बेंजीन का निकालना हो तो 22/144 गुना 100 कर देंगे। और वही CCl4 का निकालना हो तो दो मेथड है, 122/144 कर दो गुना 100, या फिर जो बेंजीन का आया होगा 100 में से उसको माइनस कर दो, वो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज के सवाल को भी देखा। बहुत ही इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल कहीं से भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। और एक एनसीईआरटी का सवाल है जिसमें क्या किया है कि 10% कोई NaOH का सॉल्यूशन लिया है ना, जो कि 250 ग्राम है मान लीजिए, ठीक है ना, हमको याद नहीं है क्वेश्चन लेकिन ऐसा क्वेश्चन है। फिर दूसरा लिया है सॉल्यूशन 5% NaOH का लिया है, वो 100 ग्राम है, और दोनों को मिला दिया आपस में, बोला कि नया मास परसेंटेज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल के केस में दोनों में ही आपको सॉल्यूट का अमाउंट निकालना है। और टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये है 250 ग्राम है, यहाँ पर 200 ग्राम मान लो है, ठीक है। इसमें भी सॉल्यूट निकालना है, इसमें भी सॉल्यूट निकाल लेना है, अमाउंट निकाल लिए। दोनों सॉल्यूट का अमाउंट को जोड़ देना है, दोनों सॉल्यूशन के अमाउंट को जोड़ देना है, और फाइनल मास परसेंटेज क्या होगा, फाइनल सॉल्यूट बाय फाइनल सॉल्यूशन गुना कर दिए 100, फाइनल मास परसेंटेज हमारा आ गया। तो ऐसा सवाल भी आपके एनसीईआरटी में है, आपको बनाना है। और आपको पता ही है कि एनसीईआरटी के सारे सवालों के जो है एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर शीट इस चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट देखो, जरूर मिल जाएगा, सब सवाल यहाँ पर मिल जाएगा। टोटली सवाल लगभग 60+ सवाल है एनसीईआरटी में, इस चैप्टर में सभी सवाल करा दिए गए हैं। आप लोग आराम से देखोगे समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज यही छोटे से टर्म को पढ़ा करके हम लेते हैं आपसे विदा। हम लोग कल के क्लास में जब आएंगे तो हम लोग यहाँ पर करेंगे बड़े ही प्यार से मोलैरिटी को देखेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी हम लोग अच्छे से करके रखेंगे, करेंगे कल। लेकिन याद रखिएगा, मोलैरिटी करने से पहले आज आपको एक वर्क देते हैं, आप लोग मोल के बारे में पढ़ लोगे कि मोल क्या होता है, मोल कैसे निकालते हैं, मोल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ के रखोगे। तब मोलैरिटी कल स्टार्ट करेंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। और बहुत ही लंबा और अच्छा टॉपिक है मोलैरिटी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे टर्म्स उसमें लागू होते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, समझ में अच्छे से आएगा। खाली बस रेगुलर एकदम रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है, बुक से ही पढ़ते रहना है, कोई दिक्कत। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वीडियो को पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों से भी कहना है कि भैया क्लास तो कहीं करते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है,
अपने नोट्स और अपने एक्सप्लेनेशन जो बेसिक से है वो यहाँ से समझ लो, बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, बात ये कैसा लगता है एक्सप्लेनेशन आपको, वो कमेंट में जरूर बताया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।